सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेखराम सिंह आप सभी का अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम वर्ष 2018 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आए हुए भूगोल संबंधी प्रश्नों की व्याख्या पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे प्रकार से डिस्कस किए थे। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। साथ ही नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभिज्ञान ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आज की क्लास का पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है और हमने पिछली क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा में बहुत ही अच्छे प्रकार के अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और उनकी प्रकृति को किस तरीके से हमें पहचानना है और कैसे हमें सही उत्तर का चयन करना है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। और पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है, जिलों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है या जाएगा? जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पेयजल के रूप में काम में लिया जा रहा है। उन 10 जिलों में से अगर बात करें तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बी ऑप्शन में जयपुर है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिरोही है जिसका कोई मतलब नहीं है, पाली में भी पेयजल यहां से नहीं मिल रहा है। सी ऑप्शन में पाली है, बाकी तीनों सही है। डी ऑप्शन में सिरोही, पाली दोनों हैं, इनका भी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर जिलों में इंदिरा गांधी आईजीएनपी से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथियों, यह एक कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं है, फैक्चुअल सवाल है और फैक्ट में हमें सीधा ही जवाब देना है। बस प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ना है और ऐसे सामान्य सवालों को हल करते हुए आगे जाना है। यह सवाल हमें परीक्षा में काफी अच्छी एनर्जी देते हैं और हम अन्य सवालों को करने के लिए भी अच्छे ढंग से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है ताकि वे किराए में 30% छूट प्राप्त करने में सक्षम हो सके? सामान्यतया यह क्वेश्चन समसामयिकी का है, करंट अफेयर्स का, परंतु परिवहन, सड़क परिवहन का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं, इसलिए सवाल को मैंने यहां समाहित किया है। हमारी राजस्थान सरकार द्वारा हमारे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए जो हमारे यहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें हैं, उनमें एक विशेष छूट दी है। तो इसमें आयु सीमा 60 वर्ष रखी गई है। 60 वर्ष, इससे अधिक के बुजुर्ग व्यक्तियों को किराए में 30% की छूट दी गई है। और ये सवाल सामान्य सा सवाल है जिसका संबंध समसामयिकी से है और परिवहन से जुड़ा होने के कारण हमने यहां डिस्कस किया है। सामान्य सवाल है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई? दोस्तों, 17 फरवरी 2010 को राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति घोषित की थी, जबकि भारत सरकार ने 1952 में अपनी प्रथम वन नीति घोषित की थी। उसी के तहत हमारे भारत के प्रत्येक राज्य के 1/3 भाग पर वनों का होना आवश्यक जैसे उपयोगी कदम उठाए थे। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारा राजस्थान वनों की दृष्टि से निर्धन राज्य है और हमारे यहाँ वन वृद्धि तथा वनों की उपयोगिता, इन सभी पहलुओं पर काम करने के लिए हमारे यहाँ राज्य सरकार ने जो वन नीति घोषित की वो 2010 है। ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं और सही उत्तर है वर्ष 2010।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह भी फैक्चुअल सवाल था। फैक्टों में इतना समय लगता नहीं है, इसमें समझने की भी इतनी कोई बात नहीं है। जहां कॉन्सेप्ट आता है वहां पर हमें विस्तृत चर्चा की आवश्यकता होती है। अगले सवाल की अगर बात करें तो राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? साथियों, ये सवाल भी उसी श्रेणी में है जो फैक्ट पर आधारित है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। 18 फरवरी 2010 को हमारे नवीनतम जल नीति, भूजल नीति अपनाई गई है और उसी से रिलेटेड यह सवाल परीक्षा में पूछा गया है। इससे पहले हमारे यहाँ जल नीति 1999, उसके बाद इसको रिवाइज किया गया 2005 में, 7 में भी कुछ बिंदु जोड़े गए और 2010 में नवीनतम जल नीति हमारे यहाँ अपनाई गई है। फैक्चुअल सवाल है, आसान सवाल है, सामान्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? साथियों, यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारे यहां विभिन्न शहरों को उनके उपनामों से जाना जाता है। उसी श्रेणी का, उसी क्रम में अगर हम बात करें तो जैसलमेर के विषय में अगर बात करें तो स्वर्ण नगरी, सुनहरा शहर जैसलमेर है, जबकि गुलाबी शहर जयपुर है, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, श्वेत शहर उदयपुर को उपमा दी गई है। हमारे यहां विभिन्न शहरों को, एक शहर को भी कई सारी उपमाएं दी गई हैं। उसी उपनामों से रिलेटेड यह एक सवाल है जहां जैसलमेर के विषय में पूछा गया है। एक सवाल पूछा जाता है सुवर्ण नगरी, सुवर्ण उसमें जालौर आएगा और स्वर्ण नगरी, सुनहरा शहर जैसलमेर आएगा। इसी क्रम में विभिन्न परीक्षाओं में उपनाम से रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं, जिसमें पूर्व के वेनिस से लेकर के, राजस्थान के पेरिस से लेकर के, राजस्थान के स्कॉटलैंड से लेकर के, राजस्थान के राजकोट तक ऐसे सवाल हमारे यहाँ खूब पूछे जाते हैं। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, पेरिस की उपमा जयपुर को दी गई है, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर, इस तरीके से बहुत सारी उपमाएं हैं। उसी क्रम में जो ये सवाल है जो जैसलमेर के संदर्भ में पूछा गया है वो है सुनहरा शहर। इन तीनों का संबंध जैसलमेर से, इन तीनों नामों का संबंध जैसलमेर से नहीं है। सामान्य क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल सवाल है। फैक्ट पर आधारित इन सवालों को हल करने में ना तो परीक्षा के समय में इतना टाइम लगता है, ना यहां भी इतना समय लगेगा। जहां कॉन्सेप्ट की बात आएगी विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। और राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? यह सवाल और राजस्थान के चारों भौतिक विभाग उनके निर्माण के टाइम पीरियड के आधार पर है, समय काल के आधार पर है। दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान के चारों क्षेत्रों की या चारों भौतिक विभागों की, तो इसमें एक आ गया थार का मरुस्थल, एक आ गया हाड़ौती का पठार, एक अरावली और एक पूर्वी मैदान। जैसा कि हम सबको विदित है, हमारे राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष है, जो कि लगभग प्लीस्टोसीन काल में अस्तित्व में आई थी। हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इन दोनों में से भी अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। साथियों, अरावली पर्वतमाला की निर्माण के विषय में अगर बात करें तो न्यूनतम आयु इसकी 65 करोड़ वर्ष है। इसके बाद अस्तित्व में आया हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान भी नवीनतम नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। इन चारों के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे प्राचीनतम है अरावली। इसके बाद अगर अस्तित्व में आया तो हाड़ौती का पठार, इसके बाद अगर अस्तित्व में आया तो थार का मरुस्थल, और सबसे बाद में जो अस्तित्व में आया वो है पूर्वी मैदान, जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है।
नदियों द्वारा निर्मित है। इसके स्थान पर भी पहले टैथिस सागर का ही फैलाव था। इस प्रश्न में सबसे प्राचीनतम पार्ट पूछा है, जिसका जवाब है अरावली पर्वतमाला। इसके विषय में और विस्तृत अध्ययन, कालखंडों का वर्गीकरण हम अपनी सामान्य क्लास के समय पर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न के विषय में अगर बात करें तो साथियों, यह राजस्थान के भौगोलिक उपनाम, राजस्थान के भौगोलिक उपनाम से निकला हुआ सवाल है। भौगोलिक उपनाम का मतलब भूगोल की दृष्टि से किसी स्थान विशेष की ऐसी विशेषता कि उस विशेषता के आधार पर ही उस क्षेत्र का नाम पड़ गया हो, उसे हम भौगोलिक उपनाम कहते हैं। यहां 4 भौगोलिक उपनामों के या 4 भौगोलिक क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से उदयपुर के विषय में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है गिरवा। बाकी 3 क्यों गलत हैं अपन चर्चा करेंगे, पहले सही के विषय में बात कर लें। गिरवा में 2 शब्द हैं, एक तो है गिर और एक है वा। गिर का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, और वा का मतलब है वाड़ से, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाढ़ जनरली हम स्थानीय भाषा में खेती करते समय अपने खेत की बाढ़ करते हैं, चारों ओर से उसे कटीले तारों से, कांटों से घेर देते हैं, तो उसकी बाढ़ हो गई। वैसे ही कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी बाढ़ पर्वतों ने कर रखी हो, जैसे ये एक छोटा सा पर्वत, ये एक छोटा सा पर्वत, ये एक छोटा सा पर्वत, और इस तरीके से एक क्षेत्र को इन पर्वतों ने आपस में घेर रखा है, बीच में से खाली है, यानी कि इसके किनारे जो हैं वो उठे हुए हैं और बीच का हिस्सा खाली होने के कारण दबा हुआ है। तो ऐसी आकृति को हम कहेंगे तस्तरीनुमा। तस्तरीनुमा, तस्तरीनुमा जो आकृति है वही गिरवा है। तो उदयपुर शहर के आसपास का जो क्षेत्र है, उदयपुर शहर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण और तस्तरीनुमा होने के कारण गिरवा कहलाता है। अगर भाकर के विषय में बात करें तो सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला के तीव्र उबड़ खाबड़ ढाल, ये देखो ऊपर से तीव्र, पैने, नुकीले। भाकर का शाब्दिक अर्थ होता है पैने या नुकीले, और यहां सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला के तीव्र उबड़ खाबड़ ढालों को भाकर कहा जाता है। गिरवा का मीनिंग हमने अभी पढ़ाई है। गिर यानी कि पर्वत और पहाड़, बा यानी कि बाढ़, यानी ऐसा क्षेत्र जिसकी बाढ़ पर्वतों ने कर रखी। भोराट ये एक पठार है जो कि कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है। भोराट का पठार, जिसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र का संबंध डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के मैदानी क्षेत्र से है। इसका संबंध भी उदयपुर से नहीं है। भोराट का संबंध भी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है, और भाकर का संबंध सिरोही से है। गिरवा उदयपुर शहर के आसपास का क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण गिरवा कहलाता है। अच्छा सवाल है। इनके अलावा अगर हम भौगोलिक उपनाम के विषय में बात करें साथियों, ये चीज दिमाग में अवश्य रखनी है। इन भौगोलिक उपनाम में से एक सवाल आता ही आता है परीक्षा में, और बहुत सारे भौगोलिक उपनाम हैं जिनको हम हमारी सामान्य कक्षा में चलते हुए अध्ययन करेंगे और प्रत्येक का मीनिंग जानते हुए उनके क्षेत्र में उनके संबंध के विषय में बात करेंगे। यहां हमने केवल इस प्रश्न के विषय में बात की है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, पर सामान्य सवाल है, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। कठिन कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ कठिन है तो वो आपका स्वयं का मस्तिष्क है। सरल और कठिन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो हमसे आता है वो सरल, और जो नहीं आता है वो कठिन। हम यहां हर चीज को सरल बनाने के लिए ही पढ़ रहे हैं, और कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस हमें उसके विषय में जानना होता है। इस प्रश्न के विषय में अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग रही है?
जैसा कि आपको पता है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांट रही है। तो पूर्वी क्षेत्र के विषय में अगर बात करें तो अरावली के पूर्वी भाग में बनास बाणगंगा का बेसिन है, बिल्कुल है साहब, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में ही है। बाणगंगा नदी, बनास नदी, बाणगंगा सीधे ही यमुना में जाकर के मिलती है, बनास चंबल में मिलती है। अगला है चंबल बेसिन, ये भी अरावली के पूर्व में है। अगला है मध्य माही बेसिन, ये भी पूर्वी मैदानी क्षेत्र का दक्षिणी भाग है। और सही उत्तर है लूनी बेसिन, जो कि अरावली के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी है और उसके क्षेत्र के जो आसपास का जो भाग है, लूनी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जितना भी क्षेत्र घेरा जाता है वो सब लूनी बेसिन में आएगा, जो कि अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है। प्रश्न में हमने देखा है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, तो लूनी बेसिन नहीं है। ऊपर वाले तीनों का संबंध पूर्वी मैदानी क्षेत्र से है, जबकि चौथे का संबंध नहीं है, यह पश्चिम भाग से संबंधित है। सामान्य सवाल है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? हमारे राजस्थान के 4 भौतिक भागों में यह हाड़ौती का जो पठार है, इसका फैलाव भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले तक है, जिसके मुख्य 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मुख्य 4 जिले। तो ये 3 जिले तो मुख्य हाड़ौती के आ ही गए। जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र का भाग है दौसा, वो हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी मैदान का भाग है। और ये तीनों जिले हाड़ौती के पठार का भाग हैं। जनरली अगर हम बात करें और राजस्व मंडल अजमेर द्वारा इन विभिन्न क्षेत्रों को भौतिक विभागों के आधार पर कौन से जिले का विस्तार या कौन से भौतिक विभाग का विस्तार किस जिले तक है, अध्ययन किया गया है। उस अध्ययन के आधार पर अगर बात करें तो कोटा, बारां, झालावाड़ हाड़ौती में आते हैं और दौसा पूरी मैदान के अंतर्गत आएगा। तो इस सामान्य से प्रश्न का जो जवाब है वो दौसा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? साथियों, इस प्रश्न का विस्तृत चर्चा अगर हम करें तो हमारे भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम, तो हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम में अगर कोई महासागर है तो वो है हिंद महासागर। तो हमारी मानसूनी पवनें हिंद महासागर से आती हैं और ये दक्षिण पश्चिम दिशा से हमारे भारत में प्रवेश करती हैं। इनका संबंध हिंद महासागर से है, जबकि प्रशांत महासागर का हमारे मानसून से, मानसूनी हवाओं से लेना देना नहीं है। प्रशांत महासागर का फैलाव उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। आर्कटिक महासागर एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। और हमारे भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, यानी दक्षिण दिशा से आता है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हमारी जो वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी पवनें हैं वो हिंद महासागर से आएंगी। इसके विषय में हम और जो विस्तृत चर्चा है अपनी क्लास के समय करेंगे। यहां इस प्रश्न का जवाब हिंद महासागर होगा। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हैं ज्यादातर फैक्चुअल हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसलिए इनमें बहुत कम ही समय लगता है। परीक्षा में भी हल करते समय आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम पुरानी परीक्षाओं में आए हुए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी गई है? और राजस्थान तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों में भूमध्य सागरीय विक्षोभ अथवा पश्चिम विक्षोभ के कारण जो स्थानीय वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला, सर्दियों में होने वाली वर्षा, तो सर्दियों में हमारे यहाँ जो फसल चक्र होता है वो रबी का फसल चक्र होता है। और रबी की फसल में अगर इन चारों फसलों को हम जोड़ें तो एक ही निकल के आ रही है, वो है गेहूं।
बाकी तीनों फसलों का संबंध रबी फसल चक्र से नहीं है। तो कॉमन सेंस को अगर हम काम में लें तो एक ही उत्तर बच के आ रहा है, वो है गेहूं। गेहूं की जगह मटर भी हो सकती थी, चना भी हो सकता था, सरसों भी हो सकती थी, परंतु हमारे यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल और बड़े क्षेत्र पर बोई जाने के कारण गेहूं को यहाँ शामिल किया गया है। तो गेहूं इसका सही जवाब है। और ये तीनों फसलों का संबंध रबी फसल चक्र से नहीं होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि मावट का संबंध शीतकालीन, और शीतकालीन के समय हमारे यहाँ रबी की फसल और रबी में गेहूं। सामान्य सवाल है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने के लिए किया जाता है? यह सवाल वन उत्पादों को लेकर के है। और जैसा कि आपको पता है, हमारे राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मार्च से जून तक के महीनों के मध्य आदिवासी लोगों द्वारा तेंदू एवं टिमरू के पत्ते एकत्रित किए जाते हैं, जो कि बीड़ी बनाने के काम आते हैं। और हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग मयूर बीड़ी टोंक है। तो बीड़ी का संबंध जो है वो है तेंदू से। इसका सही उत्तर आएगा तेंदू। जबकि सागवान की लकड़ी फर्नीचर जो हमारे दक्षिण राजस्थान में मिलती है। धोकड़ा का संबंध भी हम स्थानीय अपने फर्नीचर से लेकर के साज सज्जा के सामान से लेकर सालर के जो वृक्ष हैं वो माचिस की तिल्ली बनाने के भी काम आते हैं। और तेंदू की अगर बात करें तो बीड़ियां बनाने की, बीड़ी के पत्ते इसी से बनते हैं। यह है टेम्पू। ये वन उत्पाद को लेकर के है। वन उत्पाद को लेकर के अगर बात करें तो खैर वृक्ष के तने से उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में पाई जाने वाली कथौड़ी जनजाति द्वारा हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। तो ये वन उत्पाद, इसी में है एक तेंदू। तो तेंदू की जो पत्तियां हैं वो बीड़ी बनाने के काम आती है। और इस सवाल का जवाब यही है। सामान्य से सवाल हैं, फैक्ट ही फैक्ट हैं, बहुत ही कम समय में इनको हल किया जा सकता है परीक्षा में। यहां भी आपको पता है थोड़े से ही समय में हमने इतने सवालों को हल कर दिया है। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? कैवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, जो कि पक्षियों की एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, उससे संबंधित एक पक्षी है साइबेरियन क्रैन, साइबेरियन सारस। और साइबेरियन सारस के विषय में अगर बात करें तो रूस का जो प्रांत है साइबेरिया, वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। जैसा कि हम सबको विदित है, भारत और पूरा एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं तो उस दौरान हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। जब हमारे भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में इतनी ठंड पड़ती है तो उससे भी उत्तर में साइबेरियाई क्षेत्र में अच्छी वाली ठंड, बढ़िया वाली ठंड पड़ती है और औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो साइबेरियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जो सारस हैं, वहां की जलवायु इस दौरान सर्दियों में प्रजनन के अनुकूल नहीं रहती, क्योंकि वहां बहुत तेज ठंड पड़ती है। तो ये पक्षी प्रजनन हेतु उस अपने क्षेत्र को छोड़कर के दक्षिण की ओर आता है और दक्षिण में आकर के कैवलादेव नेशनल पार्क में उतरता है। कैवलादेव नेशनल पार्क में ही अपना प्रवास डालता है और यहीं पर यह प्रजनन करता है। तो यह शीत ऋतु में आता है। शीत ऋतु में, गर्मियों से इसका कोई लेना देना नहीं, बरसात से इसका कोई लेना देना नहीं। यह शीत ऋतु में लगभग अक्टूबर नवंबर में ही यहाँ पर पहुंच जाता है और लगभग फरवरी मार्च में यहाँ से वापस माइग्रेट कर जाता है अपने क्षेत्र के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा शीत ऋतु, क्योंकि साइबेरियाई क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में, हम भी उत्तरी गोलार्ध में इस क्षेत्र में अधिक ठंड पड़ने के कारण, जैसा कि हम सबको पता है, विश्व के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बरखोयांश रूस साइबेरिया में ही स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा शीत ऋतु। यह भी एक सामान्य सवाल है। अगले सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो बहुत ही सामान्य सा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली
केवलादेव भरतपुर एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। यहाँ लगभग 150 प्रजाति के पक्षी तो विदेशी होते हैं और लगभग 250 से 300 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजाति केवलादेव, जबकि रणथंभ और बाघों के लिए है। मरु उद्यान जैसलमेर, गोडावन, मरु लोमड़ी, ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अलवर भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इनका पक्षियों से कोई लेना देना नहीं है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध केवलादेव भरतपुर है, क्योंकि केवलादेव भरतपुर भारत का प्रथम वेटलैंड नम भूमि यानी आर्द्र भूमि भी है। चिल्का झील ओडिशा अथवा चिल्का लेगून ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर को एक साथ ही वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि में, नम भूमि में शामिल किया गया था और रामसर साइट में। तो यहाँ की नमी और पानी इन पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये इनके प्रजनन के लिए अनुकूल जलवायु रखती है। इनके विषय में और भी विस्तृत चर्चा हम राजस्थान में वन्य जीवन के तहत पढ़ेंगे। सही उत्तर है केवलादेव नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है? यह भी फिर वही फैक्ट पर आधारित है, सामान्य सा सवाल है। हकीकत में यहां आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। जब वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होंगे तो वहां औद्योगिक संभावनाएं हैं या औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे, तो वो हैं अलवर, भरतपुर। इन दोनों जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। अलवर और भरतपुर जो कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हैं और दोनों के दोनों जिले हरियाणा के जरिए, हरियाणा जिले को टच करते हुए दिल्ली की सीमा तक का जो क्षेत्र है उसके नजदीक स्थित होने के कारण इनको एनसीआर में शामिल किया गया है और औद्योगिक विकास की यहां अत्यधिक संभावनाएं हैं। बूंदी, झालावाड़ दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। जैसलमेर, जोधपुर का भी पश्चिमी राजस्थान से मतलब है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एकदम दक्षिण में पहुंच गए, तो दिल्ली के नजदीक बचे ये, और इनको ही एनसीआर में शामिल किया गया है। तो साथियों, ये आज के 15 सवाल थे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।